RS अग्रवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 7A मतलब ये चैप्टर है 7, वो लाइन एंड एंगल का चैप्टर है। और लाइन एंड एंगल के इस वीडियो में जो भी इंट्रोडक्शन के बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम समझने वाले हैं, ताकि 7A या फिर इस चैप्टर 7 के बाकी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो इंट्रोडक्शन वाले जो ये वीडियोज़ है उसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ें आपको समझनी है उसमें जो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट हाईलाइट जो लिखा हुआ है उसमें है बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन। एंगल के बारे में बोल रहा है, व्हेन टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज़ फॉर्म्ड। पहले मैं आपको रे बताता हूँ। मान के चलिए ये जो है आपके पास यहाँ पर एरो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो इधर वाला एरिया है इसमें आपको एरो नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर एक ऑरिजिन पॉइंट है जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, और आगे एरो अगर लगा हुआ है तो ये आगे कहीं तक भी जा सकता है, जितना दूर आपको ले जाने का मन होगा। ठीक है, तो अगर ये एक रे है तो ऐसे ऐसे एक ही ऑरिजिन पॉइंट से टू टाइप के रे अगर निकल जाते हैं तो वहाँ पर एक एंगल फॉर्म्ड होता है। वही बात यहाँ पर थी। उसके बाद है द रे मेकिंग एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो होता है ना, जब रे बनाता है, एंगल बनाता है, तो जो ये दोनों रे होते हैं, ये टू टाइप के जो रे हैं, इसको आर्म्स ऑफ एंगल बोलेंगे। यानी कि एंगल्स के जो आर्म होते हैं वो बोलेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। और यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये एंड पॉइंट जो है यहाँ पर ये वर्टेक्स कहलाएगा एक एंगल का। वर्टेक्स मतलब पॉइंट होता है एक तरह से, समझिए। इन द गिवन फिगर यहाँ पर देखिए, तो in the given figure two rays AB and AC originated from the same point A forming an angle denoted by angle BAC और CAB और angle A। आप इसको एंगल BAC लिख सकते हैं। देखिए, एंगल अगर A पर बन रहा है तो आप इसे पहले A को आपको बीच में रखना है, यानी कि BAC बोलना है। आपको पता है एंगल A पर बन रहा है तो आप इसे BAC को ही CAB भी बोल सकते हैं। तो एंगल BAC या एंगल CAB, या फिर आप सिंपल एंगल A भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी दोनों का नाम नहीं लिखना है। तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है जो यहाँ पर बताया गया है। क्लियरली AB क्या है? एक रे है। क्या है? AB एक रे है जहाँ पर एक एंड पॉइंट हो, मतलब एक एंड पॉइंट हो और दूसरा हो जहाँ जिसका कोई एंड ना हो, एरो लगा हो, तो उसे हम रे बोलते हैं। और AB अगर यहाँ पर लिखा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर साइन बनाया गया है तो आपको इसे रे समझना है। AC भी रे है तो AB और AC रे ही है। आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल एंड A इज़ द वर्टेक्स। चलिए, वी मेज़र एन एंगल इन डिग्री डिनोटेड बाय, डिग्री आपको जब मेजर करनी है तो डिग्री का ये होता है, ऊपर छोटा सा जो जीरो होता है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ एंगल A इजकल टू 60 डिग्री, मान लो एंगल A इजकल टू 60 डिग्री, तो डिग्री ये जो स्मॉल जीरो टाइप का दिख रहा है उसे डिग्री बोलते हैं। तो एंगल A इजकल टू 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। वी राइट मतलब अगर आपको लिखना है तो आप इसे एंगल A इजकल टू 60 डिग्री कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, मैं कुछ चीज़ें आपको ट्रिक के रूप में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक्यूट के साथ क्यूट लगा हुआ, और क्यूट कौन होता है? जो छोटा होता है। जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे। आपने राइट एंगल्स के बारे में बहुत सुना होगा। राइट एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं उन्हें राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस को आपको मन में सोचना है कि पियूस नाम का एक लड़का है। अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो आप कुछ भी उसे, जो भी आपके मन में होता है वो उसको नाम देते हैं। लेकिन जब पीयूष थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपको बोलता है कि मुझे, मेरा स्कूल का नाम पीयूष है तो तुम मुझे पीयूष ही बोलो, मुझे कुछ भी अंट नाम से नहीं बुलाओ, मुझे गुस्सा आता है। तो अब वो बड़ा हो चुका है, और पीयूष क्या बन चुका है? पीयूष बन चुका है। और पीयूष है वो बड़ा हो चुका है, इसीलिए वो 90 to 180 के बीच में रहेगा। जो क्यूट है वो 90 से छोटा रहेगा, और जो थोड़ा बड़ा हो चुका है ऑब्ट्यूस यानी कि पीयूष, वो 90 to 180 के बीच में रहेगा। ठीक है, आगे मैं ट्रिक का रूप था जो मैंने जैसे याद किया, मैंने सोचा आपको बता दूं, और बेसिक तरीक़ा से भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, एक एंगल पे कोई भी सीधी एंगल है, क्या है? कोई भी सीधा सा एंगल है, एक सीधा सा एंगल है और उस पर 2 से मोर देन 2 एंगल बनते हैं तो उन्हें हम एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, इस सिंपल स्ट्रेट लाइन बोल रहा है। तो एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्ट्रेट लाइन एन एंगल्स हुज मेजर इज़ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360 के बीच में होता है। कैसे समझोगे? मान के चलो, यहाँ पर मैं बताऊँगा इसके बारे में थोड़ा ठीक से आपको। कंप्लीट एंगल, जो एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो एक्यूट एंगल एन एंगल हुज
मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, क्यूट, एक्यूट यानी कि क्यूट छोटा है तो 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा होगा 180 डिग्री से छोटा होगा। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बहुत अच्छी बात है, 180 टू 360 के बीच में रहेगा। ये तो आप जान लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक ये कैसे बनता है रिफ्लेक्स एंगल। एक मैं एंगल यहाँ पे खुद से ही बनाता हूँ आपके लिए। तो ये 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो टोटल एंगल्स होते हैं उसको कितने के होते हैं। ये तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं वो 180 के होते हैं, ये आप जानते हो। लेकिन टोटल एंगल अगर मैं बना दूँ यहाँ से यहाँ तक तो कितने के होंगे, ये 180 और 180 360 के होते हैं, समझ गए। तो अब मान के चलिए ये इसको हमें ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री है। तो हमें जो बोलेगा 90 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करो, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, रिफ्लेक्स मतलब परछाई। 90 डिग्री तो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसकी परछाई वाले जो भी एंगल हैं जो बचे हुए जिसको 90 डिग्री कवर नहीं कर रहा है उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, समझ गए रिफ्लेक्स का मतलब। तो ये 90 हो गया, तो 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 270 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 270 डिग्री, और 270 डिग्री एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का रूल है कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। लेकिन वहीं पर आप बोलोगे कि सर ऐसा हो जाए कुछ तो मतलब ये सीधा है और यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए जो 200 डिग्री का एंगल हो जाए। क्या हो जाए 200 डिग्री यहाँ पर एंगल बन जाए, समझ रहे हैं। तो इधर कितने बनेंगे 160 ही बचेगा नीचे में। अब ये जो ये नीचे में 160 बचा है, क्या ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का रूल है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल की जितनी चीज़ें समझनी चाहिए इंपॉर्टेंट वो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कंप्लीट एंगल, जो पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 360 डिग्री का हो जाता है, उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो एन एंगल हुज मेजर इट 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। अब एक्यूट एंगल का देख लीजिए, एक्यूट एंगल क्या होगा 0 डिग्री से इस तरीके से आपको लिखना है। एक्यूट एंगल क्या होगा ग्रेटर देन x डिग्री, मतलब 0 डिग्री ग्रेटर एक्यूट एंगल जो होगा, मान के चलिए यहाँ पर x डिग्री जो है ये एक एक्यूट एंगल है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ये राइट एंगल है, ये y डिग्री जो है राइट एंगल है, तो y डिग्री की पूरी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का क्या है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, मैंने अभी आपको बताया था। अब आगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, आपको बताया था मैंने। तो मान के चलिए ये सिंपल बताया था मैं इससे पहले 180 और 360 से 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसी रूल पे अभी इसको समझना है कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये एंगल की बात नहीं हो रही है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसकी बात हो रही है। जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोले तो ये एंगल नहीं निकालना है आपको, ये तो दिया गया रहेगा, बचा हुआ पार्ट निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री कोई भी होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। कंप्लीट एंगल इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पर हाफ सर्कल था ना तो 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा फुल सर्कल 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इक्वल एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ द सेम मेजर। ठीक है, दो एंगल इक्वल कहलाएंगे जब वो सेम मेजर को हो। जैसे थस एंगल ए माइनस एंगल बी यहाँ पर मेजर। तो अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक एंगल है, कोई एंगल ए है और कोई दूसरा एंगल बी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर अगर वैल्यू 0 आए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू 0 आए तो समझ लेना है कि दोनों क्या है, दोनों इक्वल एंगल है, और इसे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एंगल बाइसेक्टर, एरे ए डी। एरे कौन सा है ए डी इज सेड टू बी अ बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी इफ़ बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। अब देखिए बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कुछ समय के लिए आप सोचिएगा ए डी जो रे है ये है ही नहीं, यहाँ पर आपको बी ए सी के हिसाब से सोचना है। तो बी ए सी जो है वहाँ का एंगल ये है, मान के चलो ये वाला जो पहले वाला एंगल है वो है। अभी आपको ये जो ए डी है इसके बारे में सोचना है कि ये है ही नहीं।
बाद में आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना था इसको, क्या करना था, बाइसेक्ट करना था। तो बाइसेक्ट कर दिया आपने, बीचों बीच इसको काट दिया, मतलब पूरे एंगल को बीचों बीच काट दिया। बाइसेक्ट जैसे ही करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, वही बता रहा है। एडी सेड टू बी एडी बाइसेक्टर इफ एंगल बी ए सी जो है ना, इफ एंगल बी ए डी और सी ए डी बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम बोल सकते हैं ए डी बाइसेक्टर है। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल को जान लेते हैं, ये क्या होता है। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल को देखिए, द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी का जो इंटीरियर होगा वो ये वाला एंगल होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी एज सी एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ ए सी एज बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एंगल बी ए सी है और बी ए सी के अंदर में जो भी एंगल बन रहा है उसे इंटीरियर ऑफ बी ए सी बोलेंगे, अंदर की तरफ जो बन रहा है। ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो एक एंगल अंदर की तरफ यहाँ बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, वो भी इंटीरियर ऑफ बी ए, मतलब वो भी इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अंदर की तरफ बनने वाला एंगल इंटीरियर एंगल और बाहर की तरफ बनने वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। देखिए, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, द एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी के हिसाब से ही सोचिए, इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाइज ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर। यहाँ पे क्या होगा ना, इन द गिवन फिगर, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है डी ई एफ जी, क्या है ये, डी ई एफ जी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ बी ए सी वाइल ए बी सी H like on angle BAC and the point JKL lie in the exterior of BAC। थोड़ा उल्टा तरीका से यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि अंदर की तरफ जो एंगल बना है उसे इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और मान के चलिए ये लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और ये एंगल अब आगे की तरफ बन रहा है, तो इधर वाला जो एंगल बना है वो इंटीरियर एंगल और ये बाहर की तरफ जो बना है वो एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी चलेगा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो अंदर जो बनेगा इंटीरियर एंगल और बाहर जो बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल। समझ रहे ना। तो आगे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो मैं क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी इतना ही मतलब होता है इंटीरियर एक्सटीरियर का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब देखिए टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90 डिग्री। टू एंगल्स के सम अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मतलब कि मान के चलिए टू एंगल, एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल वाई है, इन दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दूसरी तरफ अगर मान के चलिए एक्स और वाई को ऐड करने पर 180 डिग्री बन जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. Two supplementary angles are called supplementary of each others। ठीक है। एंगल्स मेजर 62 और 180 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 62 में 180 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो हम बोल देंगे ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मोटा मोटी तौर पर इसके जो बेसिक थे या फिर इंट्रोडक्शन थे वो कुछ इसी तरीके से थे। जो भी इंट्रोडक्शन के वीडियोज़ आपने देखे हैं अभी और जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है, समझा है, वो आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने 7A का जो वीडियो है चैप्टर का वो बनाया है, वो जाकर आप देखिए, अभी तुरंत जाकर देखिए और देखिए कैसे सवाल आपको समझ में आता है ईजिली।